नमस्कार। शायद ये इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट सेशन होगा, लास्ट क्लास होगी, जिसमें अपन काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें पिछली जो क्लास थी उसमें आप लोगों ने वियोजन के बाद में विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों अभिक्रियाओं को देखा। जो विस्थापन अभिक्रिया थी उसमें सक्रियता श्रेणी भी आपने नोट की थी। सक्रियता श्रेणी में तत्वों का एक सीक्वेंस था, जिसमें सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फिर FePbH, Cu, Hg, Ag और Au ये तत्वों की क्रियाशीलता का घटता क्रम था, जिसको अपन ने सक्रियता श्रेणी नाम दिया था। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दोनों पदार्थों या दोनों आयनों का आपस में एक्सचेंज हो रहा था, तो उसको द्विविस्थापन के नाम से जानते थे। अभी अपने पास में जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है अपचयन एवं उपचयन, है ना। सिंपल इसके नाम है और नाम के साथ में कुछ इनकी अभिक्रियाएं दिखाई जाती है। तो आप लोग हेडिंग नोट करोगे उपचयन एवं अपचयन में सबसे पहले नोट करोगे उपचयन। उपचयन या इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण उपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसी के साथ इसको नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। अंग्रेजी इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। है क्या? बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हो, कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हो, तो उस अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं, उसको ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। और कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलती हो, तो भी उसको उपचयन के नाम से जानते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण का सिंपल सा मतलब है जिसमें हाइड्रोजन निकलती हो, ऑक्सीजन उसमें जुड़ती हो। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, तो उसको उपचयन कहते हैं या उसको ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। बस इतनी ही अभिक्रिया है, इतना ही प्रोसेस है। एग्जाम्पल आप देखोगे इसके, तो एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट में जैसे कार्बन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे बन गया CO2। अब देखो इस ऑक्सीजन के साथ में इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, तो इस कार्बन का उपचयन हो गया। उपचयन CO2 का नहीं हुआ, उपचयन किसका हुआ है? कार्बन का। या फिर दूसरा प्रक्रम देखो, जैसे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाओ, तो यहां पर H2O का निर्माण हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूं। इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी है, तो इस हाइड्रोजन का उपचयन हो गया है। या तीसरा अपन प्रक्रम दिखाए मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ी है, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। यानी कि इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इस मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। या फिर आप चौथा प्रक्रम देखते हो सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, तो यहाँ पे SO3 का निर्माण हो रहा है। रिएक्शन पहले लिखी भी थी, वहां पे अपन ने बैलेंस भी की थी। तो इस अभिक्रिया में SO2 में ऑक्सीजन जुड़ती है, तो SO3 बन रहा है। इस अभिक्रिया में भी इस SO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन आकर के जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो उस अभिक्रिया को अपन ऑक्सीकरण कहते हैं या फिर उपचयन के नाम से जानते हैं। और ये सिंपल जो रिएक्शन थी, इसको अपन उपचयन के नाम से जानते हैं। बस खत्म है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। सिंपल सी प्रोसेस है, सिंपल सी प्रक्रिया है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको उपचयन के नाम से जानते हैं, और कहीं पे अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको अपन अपचयन के नाम से जानते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उसको अपन उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो ये जरूरी नहीं है। जहां पे ऑक्सीजन जुड़ती भी है
हाइड्रोजन घटती भी है, ये दोनों एक साथ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिंगल दोनों में से कोई एक प्रक्रिया एक टाइम में होगी, तो उसको अपन ऑक्सीडेशन या फिर उपचयन के नाम से जानते हैं। अपने सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है इसी ऑक्सीकरण उपचयन के अंतर्गत कि कॉपर, जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं ना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसके अंदर कॉपर ऑक्साइड काले रंग के पदार्थ की उस पर परत चढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा प्रश्न भी एक पूछा गया है, तो उस प्रश्न को मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रश्न कह रहा है कि कॉपर Cu को, कॉपर को O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में जलाने पर काले रंग की परत का निर्माण क्यों होता है? काले रंग की परत का निर्माण क्यों होता है, ऐसा करके प्रश्न है। परत का निर्माण क्यों होता है, काले रंग की परत का निर्माण क्यों होता है, ऐसा करके प्रश्न है। तो इसका अपन आंसर करते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि जो कॉपर है उसका जब अपन दहन करवाते, उसको जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आगे की तरफ 2 लिखोगे, और यहाँ पे कॉपर 1 है, उधर 2 है, तो इधर की तरफ भी 2 लिखोगे। और ये अभिक्रिया जब होती है तो इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ती है, और जब जुड़ती है तो इसमें कॉपर सेकंड ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसका नाम है कॉपर सेकंड ऑक्साइड। कॉपर सेकंड ऑक्साइड का निर्माण होता है, और ये जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनता है ये काला पदार्थ होता है, काला पदार्थ है, या काले रंग के पदार्थ की इसके ऊपर परत चढ़ जाती है। और ये काले रंग के पदार्थ की जब इस पे परत चढ़ती है तो इसका मतलब इसमें जो कार्बन कॉपर है, इस कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके लिए एक हल्का सा चित्र भी दिखाते हैं, तो चित्र भी मैं बना करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप इसमें एक चाइना डिश लोगे, चाइना डिश को ऐसे बनाओगे, इसके नीचे की तरफ आप नेट लगा दोगे, ऐसे यूं नेट, हल्की सी यहाँ पर एक जाली लगा दी, ऐसे नेट लगा दोगे। नेट के नीचे की तरफ ट्राइपॉड लगाओगे, ऐसे यहाँ ऐसे एक ट्राइपॉड लगा दोगे। ट्राइपॉड के नीचे की तरफ आप लगाओगे यहाँ पर बर्नर, हाँ ये बर्नर लगा दिया। यहाँ से जब आग जलती है तो आग जलने के बाद यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है उसको दिखाना। तो इसमें अंदर की तरफ आपने कॉपर डाल रखा था, ये अंदर डाला हुआ है कॉपर। इस कॉपर को जब जलाया जाता है तो कॉपर को जलाने पर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और अंदर कॉपर ऑक्साइड काले रंग के पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को देखोगे तो कुछ टाइम के बाद में ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और इसका रंग हो जाता है ब्लैक। अब प्रश्न आता है कि ब्लैक होता क्यों है? तो ब्लैक होने के पीछे इसका कारण है कि जो कॉपर है उसका ऑक्सीकरण हो चुका है, और जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसके ऊपर काले रंग की पदार्थ, काले रंग की परत का निर्माण भी होता है। तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर से ऑक्सीजन से योग करता है और कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड जब बनता है तो इसमें रिएक्शन होती है। अब प्रश्न आता है कि रिएक्शन क्या क्या होती है? तो रिएक्शन में अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो ये रिएक्शन नोट भी कर रखी है मैंने। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसको जब टेम्परेचर देते हैं तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड का निर्माण होता है, और कॉपर सेकंड ऑक्साइड का निर्माण होता है तो इस पर काले भूरे रंग की परत का निर्माण हो जाता है। और इस काले भूरे रंग की जब परत होती है तो ये अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है ना। और कोई भी अभिक्रिया जिसमें अगर ऑक्सीजन आकर के जुड़ती है, वृद्धि होती है, तो उसे अपन उपचयन कहते हैं, या उसे ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं, या उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस अभिक्रिया को अपन अपचयन कहते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करोगे, अपचयन। अपचयन, इस अपचयन को दूसरा नाम देते हैं रिडक्शन। अपचयन को दूसरा नाम रिडक्शन भी देते हैं। रिडक्शन क्या होता है, इसको अगर अपन समझने की कोशिश करें तो इसकी परिभाषा लिखते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है।
ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उपचयन, ऑक्सीजन की कमी होगी तो अपचयन, खत्म, दो ही शब्द है। उपचयन ऑक्सीजन जुड़ेगी, अपचयन ऑक्सीजन घटेगी। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप देखें यहाँ पे, तो उदाहरण के अंदर अपन देखें तो अभिक्रियाओं के अंदर यहाँ पे उदाहरण के अंदर अपन देख सकते हैं। उदाहरण के अंदर यहाँ पे है कॉपर का ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ होती है तो इस कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में अभिक्रिया होती थी, ऑक्सीजन जाकर के हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है और कॉपर सिंगल रह जाता था। ये कॉपर रह गया और हाइड्रोजन के साथ आकर के जुड़ गई ऑक्सीजन। इस अभिक्रिया को देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन थी लेकिन आगे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ पे जो कॉपर है, इस कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इससे ऑक्सीजन है ना, इससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसका हो जाता है अपचयन। तो यहाँ पे अपचयन हुआ तो है लेकिन हुआ किसका है, तो इस कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ और अपचयन होने से किसका निर्माण हुआ, कॉपर का। और साथ में हाइड्रोजन को देखोगे तो इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी भी है तो इसलिए उसका उपचयन हो गया है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसको अपन कहते हैं उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको कहते हैं अपचयन ना। तो ये सिंपल रिएक्शन होती है। कई बार पूछा जाता है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करो, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन को रेडॉक्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी कारण देख लो। रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। रेड का मतलब है रिडक्शन, रेड का मतलब रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। दो शब्द आपस में मिले तब जाकर के रेडॉक्स बना। इस रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन। तो जहां पे अपचयन उपचयन दोनों हो रहे तो उसको अपन कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल इसकी परिभाषा भी अपन लिखते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों साथ साथ होते तो उस अभिक्रिया को अपन रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा अपन लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों एक साथ संपन्न होती है, दोनों एक साथ संपन्न होती है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं, तो उस अभिक्रिया को अपन इस रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उदाहरण इसके अगर लिखे अपन तो उदाहरण कुछ यूं लेकर के चलते हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट एग्जाम्पल में वही अभिक्रिया पहले वाली, कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, जैसे ही अभिक्रिया होगी
तो इस अभिक्रिया के अंदर कॉपर अकेला रह जाएगा और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इस अभिक्रिया को आप अच्छे से देखें अगर, तो इस कॉपर को कॉपर से अगर जाकर के मिलाओगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन उधर ऑक्सीजन नहीं है, आप लिखोगे ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। और जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है उसको कहते हैं अपचयन। इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हुई है? इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। तो जहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं उपचयन। ये इतना पढ़ाने के बाद में भी बच्चे इसको गलत करके आते हैं, उसका अंदाजा उनको नहीं लगता है कि उपचयन किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। जिस पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसका अपचयन हो रहा है और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है उसका उपचयन होता है। तो ये इसी पे डिपेंड करता है। इतना समझ में आ गया तो रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई, खत्म है, आगे कुछ भी नहीं है। दूसरा एग्जांपल और देता हूं मैं। एग्जांपल क्या हो रहा है? एग्जांपल सेकंड एग्जांपल में अपन लिखते हैं जिंक ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया कार्बन के साथ, या इसकी अभिक्रिया अपन नॉर्मल कर देते हैं केवल कार्बन के साथ। अभिक्रिया जब होती है तो यहाँ पे जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया को आप देखोगे तो ये जिंक, इसको जिंक से मिला दो, इसमें ऑक्सीजन है उसमें नहीं है, आप लिखोगे माइनस ऑक्सीजन, और जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है उसको कहते हैं अपचयन। खत्म। कार्बन, इस कार्बन से जाकर के मिलाया, ऑक्सीजन नहीं है लेकिन उधर बैठी है तो आपने लिखा प्लस ऑक्सीजन। प्लस ऑक्सीजन का मतलब उपचयन, तो ये हो गया उपचयन। तो जहां पे अपचयन उपचयन दोनों साथ में होते हैं तो उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तीसरा मैं एक और दूं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड में आप देखोगे तो उसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड और HCl की रिएक्शन दिखाई जाती है। मैंगनीज डाइऑक्साइड और HCl, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी है। ये है मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl। दोनों की रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन के बाद में MnCl2 बनता है प्लस HCl बनता है प्लस O2 बनती है ना। ये रिएक्शन जब होती है, उधर O2 है तो इधर की तरफ H2 अपन कर सकते हैं, ये H2 है तो उधर की तरफ Cl2 हो जाएगी, ये यहाँ पर Cl2 का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को आप लोग याद भी रखोगे और इस रिएक्शन में कैसे क्या हो रहा है इसको देखोगे आप। तो इस रिएक्शन में यहाँ पे मैंगनीज को मैंगनीज के साथ ले जाओ, इस मैंगनीज में ऑक्सीजन है लेकिन उधर क्लोरीन बैठा है, यानी कि ऑक्सीजन की तो हो गई कमी, और ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको कहते हैं अपचयन। यहां पे देखो, इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से जाकर के मिलाओ, यहां पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, वहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो वहां पे प्लस ऑक्सीजन हो रही है। प्लस ऑक्सीजन का मतलब उपचयन हो चुका है। तो एक तरफ अपचयन है दूसरी तरफ उपचयन है। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ओके, खत्म। ये था आपका ऑक्सीडेशन रिडॉक्शन रिएक्शन, सिंपल, खत्म। फिर दैनिक जीवन में जो अपना डेली लाइफ है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के खूब सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। दैनिक जीवन में इस ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, इसके कुछ एग्जाम्पल है तो उसके ऊपर चलेंगे। तो नेक्स्ट आप हेडिंग यूज करोगे दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में अपना जो डेली लाइफ है दैनिक जीवन में, इसमें खूब सारी उपचयन अभिक्रियाएं हैं। इनके प्रकार देखोगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं, दैनिक जीवन में खूब सारी उपचयन अभिक्रियाएं हैं। तो दैनिक जीवन में कौन कौन सी उपचयन अभिक्रियाएं हैं और इन अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रभाव है, इनको आप लोग देखोगे। तो प्रभावों के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो इसके दो प्रभाव देखने को मिलते। एक तो इसका प्रभाव है संक्षारण, या अंग्रेजी इसको कहते हैं कोरोशन, और दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, या इसको कहते हैं रेंसिडिटी।
विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। एक है कोरोशन और दूसरा है विकृत गंधिता। कोरोशन या संक्षारण क्या होता है, वैसे आप लोग जानते भी हो। लोहे को आप लोग अगर नमी के संपर्क में रखोगे, या फिर आर्द्रता, नमी, या फिर लोहे के ऊपर एसिड डाल दो, या लोहे के ऊपर कोई क्षार पदार्थ डाल दो, तो कोई भी पदार्थ, कोई भी धातु अपने आसपास में किसी अम्ल या क्षार या फिर आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है। उसका जो ऊपरी सरफेस है वो थोड़ी सी डिके होती है, थोड़ी सी घटती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। जब भी कोई धातु अम्ल, क्षार या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखोगे तो एग्जाम्पल आता है कि एक तो लोहे की जो वस्तुएं हैं बहुत चमकीली होती है, लेकिन लंबे टाइम तक जब आर्द्रता के संपर्क में रहती है तो उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जंग लगने की प्रक्रिया होती है और उसका संक्षारण होना स्टार्ट हो जाता है। उसी टाइप में चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ती है। उसी टाइप में जो तांबे के बर्तन होते हैं उसके ऊपर हरे रंग की परत का निर्माण होता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस संक्षारण के उदाहरण होते हैं। तो आप हेडिंग नोट करो, संक्षारण क्या होता है, इसको अपन परिभाषित करते हैं, आगे ले जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है संक्षारण। संक्षारण की परिभाषा है, जब धातु अम्ल, क्षार या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो धातुओं की ऊपरी परत संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ऊपरी परत संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण के नाम से जानते हैं। इसमें 3 उदाहरण आते हैं। एक तो है लोहे पर जंग लगना, दूसरा चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, और तीसरा है तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत का निर्माण होना। तो इसके एग्जाम्पल आपने देखे तो एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल, इसके उदाहरणों में पहला लोहे पर जंग लगना, और लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का सूत्र Fe है। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा प्लस जल वाष्प से रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के बाद में जंग बनता है तो जंग का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। ये जंग का फॉर्मूला है। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया होती है। दूसरा प्रोसेस है चांदी पर सिल्वर सल्फाइड युक्त काले रंग की परत का निर्माण, है ना। चांदी पर परत चढ़ती है तो चांदी जिसका फॉर्मूला है Ag, और ये वायुमंडलीय सल्फर से रिएक्शन करती है। रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पे Ag2S का निर्माण होता है, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण होता है। तीसरा है तांबे के बर्तनों पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से हरे रंग की परत का निर्माण, होता है। और इसको देखोगे तो ये कॉपर के साथ में H2O भी होगा और H2O के साथ में CO2 भी होती है। रिएक्शन जब होती है तो ये कॉपर कार्बोनेट बनता है और कॉपर कार्बोनेट के साथ में CuCO3 बनता है,
और CuCO3 के साथ में CuCO2 और प्लस इसमें CuOH ऑल ट्वाइस भी बनता है, CuOH ऑल ट्वाइस, CuCO2 है और CuCOH ऑल ट्वाइस बनता है। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर कार्बोनेट है बनता है। तो इससे हरे रंग की परत का निर्माण होता है। चांदी के ऊपर काले रंग की परत बनती है और लोहे पर जंग लगता है। ये सारे संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण या जिसको अपन कोरोशन कहते हैं। परिभाषा सिंपल है, जब धातु अम्ल, क्षार या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो धातुओं की ऊपरी परत संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण के नाम से जानते हैं। इसके साथ में दूसरा पूछा जाता है विकृत गंधिता, या इसको अपन कहते हैं रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? इसको अपन अगर पढ़ने की कोशिश करें, रेंसिडिटी, वैसे आप लोग देखोगे जो लोहे के पुल होते हैं या फिर खूब सारे ऐसे उपकरण भी है जो लोहे से बने हुए, तो उनके ऊपर जब जंग लगता है तो जंग नहीं लगे इसके लिए उस पर रंग भी किया जाता है। और रंग करने के साथ साथ में उस पर ऑयल लगाते हैं या फिर उस पर ग्रीस लगाते हैं, है ना, ये सारे होते ही है। आपने देखा होगा संक्षारण के कारण बहुत पुराने पुराने जो पुल होते हैं वो ढह जाते हैं, या फिर लोहे की जो रिलिंगें होती है उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। विशेष करके जो पानी की जहाज है तो उनके ऊपर भी रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, लोहा क्षतिग्रस्त होता है, जिससे हर साल बदलने में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। तो ये संक्षारण है, संक्षारण के कारण ऐसा होता है। अगला पूछा जाता है अपने पास में विकृत गंधिता। विकृत गंधिता या इसको कहते हैं रेंसिडिटी। विकृत गंधिता या इसको रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी क्या है? तो रेंसिडिटी की सिंपल परिभाषा है कि वसा युक्त तेलीय या खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन तेलीय पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके उसका रंग और गंध परिवर्तित कर देती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उसका गंध चेंज हो जाती है ना, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो वसा युक्त खाद्य, तो इसकी परिभाषा में अपन लिखते हैं वसा युक्त खाद्य तेलीय पदार्थों को वायु में खुला रखने पर उपचयन यानी ऑक्सीडेशन के कारण पदार्थों का स्वाद व गंध बदल जाते हैं। स्वाद व गंध बदल जाती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसकी गंध चेंज हो जाती है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है, तो इसको विकृत गंधिता के नाम से जाना जाता है। और इस विकृत गंधिता को रोकने के लिए सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल रहता है नाइट्रोजन गैस को यूज में लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की तुलना में नाइट्रोजन गैस की क्रियाशीलता कुछ कम होती है। तो वसा युक्त जितने भी तेलीय खाद्य पदार्थ है इसमें अपचयन को रोकने के लिए, अपचयन नहीं उपचयन को रोकने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट, एक प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। और प्रतिऑक्सीकारक जो मिलाए जाते हैं जिससे ये अभिक्रिया धीमी हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल है, ज्यादातर आपने चिप्स की थैलियों को देखा होगा जिसमें ऑक्सीजन को हटा करके उसमें नाइट्रोजन जैसी कम क्रियाशील गैसों को भरते। तो ये भरते इसलिए ताकि उसके अंदर उपचयन न हो सके। तो इसका जो रीज़न है या फिर इसकी रोकथाम कैसे करते हैं, तो रोकथाम करने के लिए लिखते हैं यहाँ पर जो कम क्रियाशील पदार्थ है या फिर उपचयन को रोकने के लिए लिखते हैं उपचयन को रोकने हेतु प्रतिऑक्सीकारक या इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है
एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है। एक तो एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं, दूसरा यहां पर लिखा जाता है चिप्स की थैलियों में चिप्स की थैलियों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन को हटाकर, प्रतिऑक्सीकारक है ना, इस प्रतिऑक्सीकारक के रूप में इस चिप्स की थैली के अंदर ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें कम क्रियाशील गैस नाइट्रोजन को भरा जाता है। कम क्रियाशील गैस नाइट्रोजन को भरा जाता है, कम क्रियाशीलता के अंदर नाइट्रोजन को भरा जाता है। या फिर प्रश्न आता है कई बार कि एक एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ का नाम बताइए, तो एंटीऑक्सीडेंट सबसे बेस्ट जो एंटीऑक्सीडेंट है वो है नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस विकृत गंधिता को रोकने के लिए भी आती है। कई बार प्रश्न आता है कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसका नाम भी नाइट्रोजन गैस रहता है। तो ये नाइट्रोजन गैस है जो सक्रिय रूप से इसको भर देते हैं, इसकी क्रियाशीलता कम होती है, तो इसके कारण उपचयन नहीं होता है, उपचयन की अभिक्रियाएं रुक जाती है। तो ये कुछ इसमें प्रश्न होता है। कई बार प्रश्न आता है कि कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, इसको ढूंढिए। तो आपके किताब के अंदर देखोगे तो आपके ही प्रश्न दे रखे हैं किताब के अंदर, पेज नंबर आप लोग 15 पे देखोगे तो उसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पेज नंबर 15 पे किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, ये भी प्रश्न इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो एक प्रश्न कुछ यूं है, आप देखोगे तो एक प्रश्न है कि जो सोडियम, इस सोडियम का ऑक्साइड ले लो, है ना, सोडियम का ऑक्साइड या सोडियम का सल्फाइड ले लो, या सोडियम और ऑक्सीजन दोनों की अभिक्रियाएं करवा दो, उससे भी आप लिख सकते हो ये सोडियम, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा दो, तो अभिक्रिया करवाने पर सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। अभिक्रिया को बैलेंस करो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा दोगे, आगे लगाओगे तो ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, उधर सोडियम 4 हो गया, ये सोडियम भी 4 हो गया। सोडियम को सोडियम से जाकर के मिलाओगे तो सोडियम में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन उधर ऑक्सीजन है, यानी कि प्लस ऑक्सीजन और ये, और प्लस ऑक्सीजन है तो इस सोडियम का हो रहा है उपचयन ना। तो ये उपचयित पदार्थ है। कौन सा पदार्थ उपचयित है, तो यहाँ पर जो Na है, सोडियम है, ये उपचयित हो रहा है। कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है, तो ये Na सोडियम उपचयित हो रहा है, ये इसका आंसर होगा। दूसरी रिएक्शन एक और दे रखी है जिसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन है। ये पहली रिएक्शन है। दूसरी कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड भी लिख सकते हो। इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं हाइड्रोजन के साथ में। तो रिएक्शन जब होती है तो कॉपर प्लस H2O ये अलग हो जाता है, ये रिएक्शन नॉर्मल होती है। इस रिएक्शन को जस्ट मैंने पहले दिखाया भी है। इस कॉपर को कॉपर के साथ में ले जाओगे तो यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन है, वहां नहीं है, जहां पे ऑक्सीजन हट जाती है, तो इसका मतलब ये पदार्थ यहाँ पे हो रहा है अपचयित, अपचयित हो रहा है। कौन हो रहा है अपचयित? ये कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाओगे तो इधर ऑक्सीजन नहीं है लेकिन उधर बैठी है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है इसका मतलब इसका हो रहा है उपचयन, तो ये उपचयित हो रहा है। खत्म, ये अभिक्रिया यहाँ पे खत्म हो जाती है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर यहाँ पे हो जाता है खत्म, और इसके जो क्वेश्चन आंसर बचेंगे उसको अपन करेंगे अगले सेशन में। हर एक क्वेश्चन को विथ डिस्क्रिप्शन में दिखाने वाला हूँ। सो थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट।